आप भी तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी एक बार पार्टी बताइए है। मुझे, मैंने कभी कांग्रेस के लिए, राहुल जी के लिए, प्रियंका जी के लिए कभी एक लफ्ज भी बोला? वो नहीं बोला आपने। अरबों रुपया खर्च किया गया उस इमेज खराब करने के लिए। जो लोग आज वंदे मातरम से प्रेम दिखा रहे हैं, जब लाठी लगती थी वंदे मातरम गाने पे तब ये भाग जाते थे, नहीं गाते थे। डाइवर्ट मत करिए, पहले बच्चों पे गोली क्यों चलाई है बताइए। अब आप प्रेस ये डाइवर्जन है और क्या बीच में ये कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं थी। नहीं, कोई गलती नहीं थी। कमजोरी के अंदर जो भागता है वो बहादुर नहीं होता। इन्होंने टारगेट करके पार्टी चोर है ही है, चंदा चोरी नहीं है, पार्टी चोर भी है। पार्टी चुरा ली, पूरी पार्टी ले गए। आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो बहुत हावी रहेंगे और उससे आप लोगों का कमबैक हो सकता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में नफरत बहुत बड़े पैमाने पर फैला दी गई और अब नफरत से लोग ऊब रहे हैं। क्या यानी समाजवादी पार्टी ये जानबूझ के कर रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप आरएसएस की बैकग्राउंड में आकर के पूरे मूवमेंट को खत्म करना चाहते थे, वो आप एक्सपोज हो गए। सवाल ये कि क्या इमरान मसूद को वंदे मातरम से कोई आपत्ति है? मुझे क्या वो गीत गाने से कोई आपत्ति है? क्योंकि ये एक मेरे गाने से नहीं, वंदे मातरम जिसे पढ़ना है पढ़ता रहे, हम खड़े होकर के सम्मान के अंदर खड़े रहेंगे। मतलब आप नहीं गाएंगे? नहीं, मैं कैसे गा सकता हूँ? इस पूरी गुलामी का भुगतान देश की जनता कर रही है। उत्तर प्रदेश के लिए था वो। उन्होंने नहीं, वो तो ये हैदराबाद के लिए कह रहे थे। और नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और हम खास पॉडकास्ट कर रहे हैं कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद। इमरान जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर आने के लिए। आपके जो बयान है, आप अपने बयान के लिए बहुत चर्चित रहते हैं और ऐसा होता है कि कई बार आपकी बयान पार्टी को भी मुश्किल में ला देती है, लेकिन आप अपने बयान से पीछे नहीं जाते। क्या सही कह रही हूँ? मैं पार्टी को मुश्किल में लाने का बयान देता ही नहीं। मेरा तो एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि मेरी पार्टी बढ़नी चाहिए। और मैं समझता हूँ सबका ये होना भी चाहिए कि वो अपनी दल को बढ़ाने का काम करें। तो मेरी तो कोशिश है कि अपने दल को बढ़ाऊं, बस इतना ही काम है मेरा। अभी जो संसद में चल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी? क्योंकि राहुल गांधी के जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी हमेशा जिन मुद्दों को लेते हैं, कहते हैं कि संसद में मेरी बात नहीं सुनी जाती, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, सत्ता पक्ष का माइक चलता रहता है। अभी जो राहुल गांधी का भाषण था वो कैसा लगा आपको? देखिए, राहुल जी को बोलने कहाँ दिया पूरा। राहुल जी जैसे ही बोलते हैं वैसे ही हंगामा शुरू कर देते हैं। राहुल जी ने एक मिसाल दी कि नहीं, 3 तरह के लोग हैं इसमें, एक इडियट और इडियट के पीछे चलने वाले अंधभक्त। तो उन्होंने ना किसी का नाम लिया, ना किसी के लिए बोला। तो इनको इतना परेशानी पता था कि वो इनको इतनी परेशानी हुई कि संसदीय तो तब होगा ना जब आप किसी के लिए बोलेंगे, किसी सांसद के लिए बोलेंगे तब संसदीय होगा, या किसी का नाम लेकर बोलेंगे। उन्होंने तो कहा था कि 3 तरह के लोग हो रहे हैं। तो ये अब इन्होंने अपने आप को कौन सा माना, ये पता नहीं उनको क्यों परेशानी हुई कि उन्होंने अपने आप को इडियट माना कि अंधभक्त माना। लेकिन गृह मंत्री का तो नाम लिया उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जो हैं उनके इशारे पर छात्रों पर जो कार्रवाई की गई 20 जुलाई को उन्होंने किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देखिए, गृह मंत्री जी को पार्लियामेंट में आना चाहिए। गृह मंत्री जी को पार्लियामेंट में आकर के स्टेटमेंट देना चाहिए। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ऑफिस से तो पर्चे लीक नहीं किए। तो फिर उनके इस्तीफे की भी तो मांग आप लोग कर रहे थे। एक सेकंड में वही अपने इस्तीफे पर्चे अपने दफ्तर से तो लीक नहीं किए। लीक करने वाले लोग हैं, लेकिन मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की होती है। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का है। तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हुआ है, जिन ग्राउंड पे इस्तीफा हुआ है, दिल्ली पुलिस सीधे किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के। आरएएफ किसके अंडर में आती है? होम मिनिस्ट्री के। दिल्ली का होम डिपार्टमेंट सीधा, जब आप गृह मंत्रालय कर रहा है तो उसको गोली चलाने से पहले आदेश कौन देगा? अब ये इतनी बचकाना और हल्की बात बोल गए पार्लियामेंट में कि सब मैजिस्ट्रेट देगा। हाँ, मैजिस्ट्रेट देगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट भी ऊपर से आदेश लेता है। सरकारें चलती हैं, पता है सरकार का सारा सिस्टम पता है, मैजिस्ट्रेट भी ऊपर से आदेश लेगा। और पैलेट गन का खुला आपने इस्तेमाल किया। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं, एक सेकंड, और आप बोल रहे हो कि फायरिंग नहीं हुई। जो पैलेट गन से संसद के अंदर बोला, यही मेरा सवाल था। जो पैलेट गन की चोट लगी है वो हॉस्पिटल के अंदर है, एक बच्चे की आंख में भी लगी है, पूरी यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे लगे हुए हैं।
और ये सारी चीजों को एक बच्चे को राहुल जी ने प्रेस के सामने भी किया, साहिल जिसका आप हाँ, जिक्र कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये और एक बच्ची राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर है जो मौत और जिंदगी से जूझ रही है। तो ये जो इतनी बुरी तरीके से आपने मारा है, इस बुरी तरीके से मारा है, ये किसने अधिकार दिया कि आपको अपने बच्चों को इस तरह से मारे? किसका भाषण ज्यादा अच्छा लगा, राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का? नहीं, देखिए राहुल जी और प्रियंका जी दोनों वो नहीं है कि उनका कोई कंपैरिजन किया जाए। राहुल जी का बड़ा होता है, प्रियंका जी बोलते उस अंदाज से हैं कि वो हंसी हंसी में सारी बात कर जाती हैं। राहुल जी हमारे एंग्री यंग मैन। तो ये जो एंग्री यंग मैन का जो स्टाइल है राहुल जी का, ये कांग्रेस के नेताओं को अच्छा लगता है? जैसे आप लोग भी, क्योंकि देश के लोगों को अच्छा लगता है। नहीं, फ्लोर लीडर्स की जैसे मीटिंग होती है, लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है आपको? लगता है ऐसा कि लोगों को अच्छा लगता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं, जो चीज पिछले 10 साल में राहुल जी ने बोली, एक बात बताइए कोई गलत हुई हो? कोई एक बात बता दीजिए कि गलत हुई हो। उन्होंने जिस चीज का जो इम्पैक्ट बताया वही आ रहा है। तो समझदार और अक्लमंद और बेवकूफ में बहुत बारीक फर्क होता है। अक्लमंद आदमी पहले समझ लेता है और बेवकूफ आदमी झटका खा के समझता है। इतना ही सा फर्क होता है। तो राहुल जी ने जो चीजें पहले से आगाह की, आप कोविड से उठा लीजिए, जिन जिन चीज के लिए राहुल जी ने आगाह किया, वो तमाम चीजें गवर्नमेंट देश के सामने भुगतान करना पड़ा देश को। देखिए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी चीजों को समझते जल्दी है, समझदार आदमी है, वो लोगों से कनेक्ट भी हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और जिस तरह से राहुल गांधी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से उस तरह का कनेक्शन भी बन रहा है। लेकिन वो कनेक्शन चुनाव के वक्त कहाँ, वो बल्ब कहाँ फ्यूज हो जाता है? इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, आपने पूरे इंस्टीट्यूशन तबाह कर दिए। पूरे इंस्टीट्यूशन देश के अंदर आपने तबाह कर दिए। अब ये जो रेवोल्यूशन आएगा, ये क्रांति होगी जब इन्हें हटाया जाएगा, जो इन्होंने देश का हाल कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं है। ये बच्चे आकर के डट गए, बच्चों ने एक माहौल बना दिया, और यही देश के अंदर होगा कि क्रांति होगी देश के अंदर इन लोगों के खिलाफ। वही सत्ता पक्ष कह रही है कि बच्चों ने माहौल बनाया और आप लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया। नहीं, राजनीतिकरण क्या, बच्चों का विषय अकेला नहीं है ना, किसान भी है, व्यापारी भी है। आपने व्यापार तबाह कर दिया बिल्कुल। ये तो देश की आबादी इतनी ज्यादा है कि वो पैसा रोटेट कर रहा है, तो हम लोग चल रहे हैं। अगर आबादी ना होती तो अब तक गिर गए होते हम। अच्छा इमरान, आपको लगता है कि जिस तरह से मकर द्वार पर प्रदर्शन चल रहे हैं इस मॉनसून सत्र के दौरान, हम देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक वाला मामला, बच्चों पर जो कार्रवाई की गई वो मामला हो, अयोध्या चंदा चोरी का मामला, जिस तरह से भगवा कपड़े पहनकर पप्पू यादव आकर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये लेवल ठीक है प्रदर्शन का? आपको लगता है कि संसद के अंदर प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान आकर्षण, सरकार का ध्यान आकर्षण। लेकिन चंदा चोरी का जो विषय है, वो मेरी अपनी जाती राय है कि चंदा चोरी के विषय में अब बहुत हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो जवाब देगी, एसआईटी बन गई, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी है। एसआईटी अपना काम करे, एसआईटी रिपोर्ट दे, उसके बाद आप बात करें। अभी जो बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा छात्रों के ऊपर है। आज दिल्ली पुलिस के लोगों से, उनके परिवार वालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ये किस तरफ आप देश ले जा रहे हैं भाई? आप कहां ले जा रहे हो देश? अब ये घर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनके घर वालों का क्या मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का? बच्चों को लाठी मारने का अधिकार किसने दे दिया? आपने कील लगी हुई लाठी है, और उसके अंदर गुंडा एलिमेंट जो बिना वर्दी के लाठी चला रहे थे, कौन थे वो? कहां से वो लोग आए थे? वो आरएसएस के लोग थे? किसके लोग थे? कहां से आए थे वो? बजरंग दल के थे। राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। किसके थे मुझे नहीं पता, किसके थे? ये इजाजत किसने दी कि वो पुलिस के बजाय लाठी वो मारेंगे? ये काम तो पुलिस का है ना, फेलियर पुलिस का है, ये किसी और का फेलियर नहीं। और पुलिस का फेलियर है तो होम मिनिस्ट्री का फेलियर है। तो यही वजह है कि आप लोग गृह मंत्री को सीधा निशाने पर लिए हुए। अब जो बचा हुआ सत्र है, क्या माना जाए इसी तरह से गतिरोध रहेगा? गृह मंत्री को ही टारगेट करते रहेंगे आप लोग, उनके इस्तीफे की मांग करते रहेंगे? बच्चों को खुला छोड़ दें क्या? ये बच्चों को मारते रहे, ये बच्चों के ऊपर AK-47 चलाएं? बच्चों के ऊपर सीधे AK-47 से फायरिंग हो रही थी। किस तरफ देश लेके जा रहे हैं आप?
कहाँ लेकर जा रहे हो? कोई आतंकवादी है वो मासूम बच्चे? क्या आप पैलेट गन भी चला रहे हो, डंडे भी चला रहे हो, कील लगे हुए डंडे चला रहे हो, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हो? क्या फुटेज है? बच्चियों के ऊपर बैठ करके मारा जा रहा है, बच्चियों के ऊपर बैठ करके कपड़े फाड़ोगे बच्चियों के। शर्म नहीं आई इन लोगों को? और इनके परिवार वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही कि गलत काम के लिए फिर आप सामने आ रहे हो? नहीं, उसमें से भी कई जो महिलाएं हैं वो निकल के सामने आ रही, कह रही है कि उनको घर पे बताया जाता था कि अब इस पूरे जो आंदोलन है उसमें बहुत जो ऐसे तत्व आ गए हैं जो इस आंदोलन को अलग दिशा में लेकर चले जाएंगे। कौन बताता? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नहीं, कौन बताता था? प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? राइट विंगर्स के लोग ही कर रहे हैं कि हम मारेंगे जाकर के, हमारी सेना आ गई है, हम रक्षक दल आ गए, हम ये आ गए। यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसे मारेंगे? गाजियाबाद के अंदर बच्चों को रोक करके किस तरह से थपड़ा रहा था? किधर लेके जा रहे हो देश को भाई? और ये जेंजी हैं, इन पे हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत हो गया आपका हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ये बताएं इमरान कि जो 20 को जो घटना हुई जिसके बाद कांग्रेस पार्टी भी है, उससे पहले भी कांग्रेस सोनम वांगचुक के समर्थन में आई, कही कि उनका व्रत टूटना चाहिए, अनशन पे ना रहें। लेकिन सोनम वांगचुक को लेकर के आप एक अलग राय रख रहे थे। आपको डाउट था उनके ऊपर कि क्या वो सरकार से मिले हुए हैं, जिस तरह के आपके बयान आए। मैं इसलिए सवाल कर रही हूं। उसी सफाई बता रहा हूं। मैंने वांगचुक साहब के लिए 5-6 बार बयान दिया कि वांगचुक साहब की जान कीमती है और ये लोग संवेदनहीन लोग हैं, इनके लिए अपनी जान मत गवाइए। आप अनशन तोड़िए, प्रदर्शन चालू रखिए। अनशन तोड़िए और प्रदर्शन चालू रखिए। हॉस्पिटल ले गई पुलिस, हमने तब भी कहा साहब अनशन तोड़िए। 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह जी के साथ गए, रिक्वेस्ट लेके कि आप अनशन तोड़िए। उन्होंने कहा कि सब लोग मेरे से विपक्ष के लोग कहें तब तोड़ूंगा। सब ने कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए। आपने अनशन नहीं तोड़ा। आपने अनशन तोड़ा 2 मंत्रियों के जाति। 2 मंत्रियों के जाति आप अनशन तोड़ रहे हैं, और जिनके लिए आप अनशन कर रहे हैं उनमें से कोई साथ नहीं आपके वहां। तो उसको क्या समझा जाए भाई? तो आपको दिक्कत इस पे थी कि सरकार के मंत्री से उन्होंने अनशन तोड़ा, तो आपको उस पे डाउट हुआ? हाँ, बिल्कुल। मुझे डाउट नहीं हुआ, सबको डाउट होगा। फिर उनकी वाइफ का इंटरव्यू भी आ गया, बता रहे कोई जो सोशल मीडिया पे चल रहा है सुब्रमण्यम स्वामी के साथ। तो आप आरएसएस की बैकग्राउंड में आकर के पूरे मूवमेंट को खत्म करना चाहते थे, वो आप एक्सपोज हो गए। यही वजह है कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं जा रहे थे। ये क्या राहुल जी को हर चीज का पता रहता है। राहुल जी को हर चीज का पता रहता है। वो बच्चे हैं मासूम, उनको पता नहीं है। वो बच्चे हैं मासूम। इसलिए राहुल जी को पता था, इसीलिए हमने पूरा प्रोटेस्ट देखिए। हमारा प्रोटेस्ट कितना सटीक प्रोटेस्ट रहा कि पहली बार सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी कह रहे थे। क्या ये पूरी प्लानिंग के पीछे क्या था? क्योंकि इमरान, जब खड़गे जी के घर पे आप लोग गए थे, जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन था, किसी एमपी को नहीं पता था कि आप प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर प्रदर्शन करने वाले हैं, वहां धरना दे देंगे। किसी को भी नहीं पता। किसका आइडिया था? कैसे आप लोग को पता चला? क्या थी पूरी कहानी? राहुल जी और प्रियंका जी, उनका चलो सब लोग चल दिए पीछे। किसी को नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। वहां तो कढ़ाई में पकौड़े तले जा रहे थे, पकौड़े भी नहीं खाए किसी ने। अच्छा, पकौड़े वैसे ही रह गए? हाँ, वैसे ही रह गए, चल दिए थे हम लोग सब। और क्या था फिर आगे की क्या प्लानिंग थी कि रहना है रात भर? फिर हम वहाँ बैठे, हम लोग तो तैयार थे। फिर इन्होंने हमें बसों में घुमा। मैं तो पीछे की सर, मुझे दम घुट रहा था थोड़ा सा, मैं पीछे खड़ा था। एक किसी ने आकर के मेरे पीछे से इस तरह लगाया और दोनों टांग पकड़ी और ले जाकर बस में डाल दिया। फिर वहाँ ले गए। वो स्टेडियम कौन सा था? छत्रसाल स्टेडियम। वहाँ ले गए। सबसे पहले हम ही पहुँच गए थे। फिर राहुल गांधी का एक जूता खो गया, उसमें फोन उनका गायब हो गया। राहुल जी का क्या था मतलब? राहुल जी का धक्का मुक्की में जूता भी गिर गया था। प्रियंका जी का तो एक पैर का पूरा नाखून उखड़ गया, उनको तो बहुत चोट लगी। हाँ, वो बैंडेज लगाकर आ रही है। प्रियंका जी का तो पूरा नाखून उखड़ गया था। तो आपने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे था, कोई प्लानिंग नहीं थी कांग्रेस पार्टी की कि जाके प्रधानमंत्री के आवास के बाहर चल के प्रदर्शन करना है। तो ये अच्छा कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का जो काम है वो कांग्रेस कर रही है। देश के अंदर अगर भरोसा किसी का है तो राहुल गांधी का है। आज की डेट में लोग राहुल गांधी पे भरोसा कर रहे हैं, और राहुल जी जनता की उम्मीदों के ऊपर अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो संसद में राहुल जी ने अंधभक्त की बात कही,
अंधभक्त, आप भी मानते हैं अंधभक्त है? किस तरह से उसको, क्योंकि राहुल ने थोड़ा तो डिफाइन किया कि किस तरह के अंधभक्त होते हैं। जो लोग अंधे होकर के किसी चीज पर विश्वास करें वही अंधभक्त होंगे ना है। और अंधभक्तों की कैटेगरी देश के अंदर है, आप जानते हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा गला घोटा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अंधभक्ति करनी है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो हाथ में कटोरा 200 रुपए का तेल भी डलवा के चले जाएंगे, हम 500 रुपए का तेल भी डलवा के चले जाएंगे, देश हित में। हाँ, देश हित में। देश कौन सा देश का हित भाई? ये देश हित है। ये अंबानी का हित तो हो सकता है, अडानी का हित हो सकता है, देश का तो ही नहीं हो सकता हित। जो देश के संसाधन है उसके ऊपर तो अधिकार देश के लोगों का होना चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, ये जो PSUs बनाए गए थे, ये इसलिए नहीं बनाए गए थे कि इनसे मुनाफा कमाना है। इनसे मुनाफा कमाना मकसद नहीं था। इनसे मकसद था कि देश को तरक्की के राह के ऊपर लाया जाए। वो ब्लूप्रिंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इन्होंने आकर सब बेच दिया। ये सारे PSUs इन्होंने जो प्रॉफिट में थे वो भी बेच दिए। लेकिन निशिकांत दुबे जिस तरह के संसद के अंदर नेहरू जी, क्योंकि आपने नाम लिया तो मुझे याद आया, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से आप लोग इस पूरी लड़ाई को और आगे भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने साफ कहा कि या तो गृह मंत्री को ये कहना पड़ेगा आकर संसद में, उनको बयान देना पड़ेगा कि ये तमाम चीज़ें क्यों हुई, किसने इसका जो है ऑर्डर दिया, या फिर वो ये कहें कि भाई मुझे मेरे मंत्रालय की ही चीज़ें पता नहीं है। नहीं, देखिए दोनों सूरतों में जो राहुल जी ने कहा, अगर आपकी नाक के नीचे आपके बिना काम हो गया तो कितने आपने सस्पेंड किए? आपकी मर्जी के बिना काम हो गया। अगर आपकी मर्जी से काम हुआ तो आप बताइएगा आपने बच्चों के ऊपर गोली क्यों चलाई? उन बच्चों के ऊपर गोली क्यों चलाई? आपको लगता है सरकार बैकफुट पे है अभी भी? हाँ बिल्कुल है। नहीं बिल्कुल है। देखिए बिल्कुल है, जवाब तो देना पड़ेगा। लोकतंत्र में और क्या है? विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के लिए दर्पण की तरह होता है, और स्वस्थ परंपरा ये है कि दर्पण देखना चाहिए। पता है इमरान जी, यही वजह है कि कई बार ये कहा गया कि बीजेपी इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में इतनी देरी कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार इस्तीफा हुआ तो अब उसके आगे की इस्तीफे की मांग आप लोगों की बढ़ती चली जाएगी। गृह मंत्री के इस्तीफे की बात कहेंगे, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात कहेंगे। वो आपकी स्ट्रेटेजी समझ रहे थे? नहीं, देखिए अब जो हालात इन्होंने देश में बना दिए, देखिए इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। कभी देश इतना कमजोर स्थिति में नहीं था जैसा आज खड़ा कर दिया। कोई भी धमका लेता है हमें। हमारे दोस्त जो थे वो दोस्त नहीं रहे, और जो हमारे कभी थे ना है ना होंगे, मोदी जी उनके चरण वंदन करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अमेरिका दुनिया में किसी का नहीं है, बताइए आप। हम अमेरिका के साथ, वो धमका करके कहता है कि मैं 45 बिलियन का कारोबार करूंगा। 45 बिलियन का अगर वो कारोबार हमारे साथ करेगा तो हमारे लोग कहां जाएंगे? और कहता है कि मैं टैरिफ लूंगा और दूंगा नहीं। हमारी सरकारों के अंदर अमेरिका को टैरिफ नहीं दिया गया, उससे लिया गया हमेशा। अब वो कह रहा है मैं 18% लूंगा और डंके की चोट पर लूंगा। दुनिया में सस्ता तेल अवेलेबल है, लेकिन हमें अमेरिका से महंगा तेल खरीदना है। तो ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? आप इस गुलामी के अंदर, अब भुगतान मुझे नहीं पता किस वजह से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी गुलामी का भुगतान देश की जनता कर रही है। लेकिन अब तो जेनजी से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे हैं सेल्फी मोड में। अपनी उम्र का ख्याल रखें। उनकी उम्र 75 साल क्रॉस कर गई है। ये काम हमारा नहीं है। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो 57 पे ही हूँ। मैं ही नहीं करता ये काम कि इंस्टाग्राम पे मैं रील बनाऊं। तो युवा से जुड़ रहे हैं जेनजी को अपनी तरफ लाने। जेनजी जुड़ी है ना, तो ये इससे कोई जेनजी से थोड़ी जुड़ा जाएगा। उनके हितों की रक्षा करिए, उससे जेनजी से जुड़ा जाएगा। रील बनाने से जेनजी से जुड़ जाएंगे क्या? आपको मतलब लग रहा है क्यों कर रहे हैं, क्या वजह लगती है? देखिए कोई वजह नहीं लगती। मोदी जी को तो आपको पता है, सबको, सारी दुनिया जानती है, मोदी जी कैमरे के बहुत शौकीन है। कैमरे के शौकीन बहुत ज्यादा। एंगल को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि एंगल उनको, हर एंगल के ऊपर उनके फ्रेम में कोई आदमी आ नहीं सकता, वो कितना भी बड़ा आदमी हो। बीजेपी अध्यक्ष का हाथ पकड़ के उन्होंने खींच दिया था, जिनको कह रहे थे मेरे बॉस हैं।
बॉस कहने के बाद बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं का हाथ खींच दिया था पीछे पकड़कर, तो उनके एंगल में कोई नहीं आ सकता। अब आ जाते हैं आपके गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में। कह रहे कि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को इसलिए बार बार धमकाने का और बताने का, सवाल पूरा हो जाए, की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका पूरा जो फोकस है वो अपने सहारनपुर जिले में विधानसभा में टिकट मिल सके बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को, इसलिए वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, मेरे लोगों को टिकट मिलेगा कांग्रेस से, मैं हूं कांग्रेस और मैं कांग्रेस के लिए बात करता हूं, कांग्रेस के लिए लड़ता हूं। तो जब गठबंधन में रहेंगे तो जब गठबंधन होगा पार्टी फैसला करेगी, तब भी मैं कांग्रेस से ही लड़ूंगा। नहीं, आप तो कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन जो गठबंधन है उसमें सहारनपुर में तो ज्यादातर सपा के विधायक है। नहीं, तो आपको तो दो विधायक हैं सपा के, और वो दोनों वो विधायक हैं जो मैं लेकर गया था। अच्छा, दोनों मेरी सीट हैं, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी एक से 48,000 से जीता हूँ, एक से 47,000 से जीता हूँ। तो फिर तो आपका स्टेक बनता है उस पे? मेरा है स्टेक, और वो वहां लड़ेंगे। देखिए, कुछ जगहों पर मैं नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, मैं पार्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा अपनी। आपको सरकार बनानी है तो आपको थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन में कॉम्प्रोमाइज तो चलता है ना? नहीं, कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जहां हमारा मजबूत क्लेम है वहां हम लड़ेंगे, जहां हमारा मजबूत क्लेम है वहां हम लड़ेंगे। अगर पार्टी इस बात को नहीं समझी इमरान, तो फिर क्या करेंगे इमरान मसूद? पार्टी क्यों नहीं समझेगी? क्योंकि कह रहे हैं ना कि भाई बड़ी पार्टी है, तो पार्टी के लिए हो ना। वहां तो सबसे ज्यादा स्टेक समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी। नहीं, स्टेक समाजवादी, देखिए मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मेरा, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। हमें भी तो खड़ा होना है। हमें कब तक बैसाखी पकड़े रहेंगे हम? ऐसा नहीं है, हमें भी खड़ा होना है। आपने हमें 2024 के अंदर 17 सीटें दी थी, हम लोग, ठीक है, आपने लड़े थे, लेकिन अब ये थोड़ी कि 17 के ऊपर ही आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कितने पे होगा कैलकुलेशन? आपके जो प्रभारी, नए प्रभारी जो आपके बने हैं, वो कह रहे हैं कि भाई दो भाइयों में भी अगर जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो सबको बराबर मिलता है। तो बराबरी की लड़ाई रहेगी आप लोग की? ये निर्णय हमारी पार्टी का है। हमारी पार्टी क्या बैठ करके हमारा नेतृत्व तय करेगा, ये नेतृत्व करेगा। लोगों को समझ में आते कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन आया, और 2024 का चुनाव पूरा राहुल जी के नाम पर था। राहुल जी स्टेक को कहा जाता है कि राहुल जी स्टेक पर लगे हैं, इसलिए आप कम सीट लड़ो। तो अभी आपको मुख्यमंत्री बनना, तो इस बार हमें दो। अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज, ये मोड होना चाहिए। तो आपको बनना, तो हमें थोड़ी सी, हमें तो स्पेस दो ना। स्पेस मत खत्म करिए ना आप हमारा, हमें स्पेस दीजिए, बस हम इतनी तो बात कह रहे हैं। और वो भी पार्टी तय करेगी मेरी क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे नहीं तय करना है। नहीं, फिर भी आप, क्योंकि देखिए आप वहां से सांसद है, एक वक्त है आपकी भी उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कितने पे कॉम्प्रोमाइज हो तो कांग्रेस भी सम्मानजनक स्थिति में रहेगी? और देखिए, मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊं। 2017 में अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, अलायंस हुआ था, 108 सीट कांग्रेस लड़ी थी 2017 में। अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, अभी अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर बनना है। हमें इस पे कोई हमें इससे कोई इतराज नहीं कि चीफ मिनिस्टर कौन बन रहा है, अखिलेश जी को बनना है। हाँ। तो अब अखिलेश जी को बनना है तो फिर आपको करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा भाई एमएलए हमारे जीत कर आएंगे तो सपोर्ट में तो आप ही के रहेंगे। तो एमएलए जीतने का रास्ता देखिए ना। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में अभी स्पेस है, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए? क्या वो जिस तरह से काम कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, कह रहे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर। रोज एट्रोसिटी की घटनाएं हैं, क्या बात आप कह रही हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं? कहाँ सुरक्षित हैं? सड़क पे आप ज्यादा देर कहाँ सुरक्षित है? कौन सी सुरक्षित है? आप एनसीआरबी के आंकड़े निकालिए ना। हाईएस्ट एट्रोसिटी अगेंस्ट दलित एंड मुस्लिम उत्तर प्रदेश में है, हाईएस्ट। तो कहाँ सुरक्षित है? तो क्या है फिर योगी सरकार का मॉडल क्या है? योगी सरकार का कोई मॉडल नहीं। योगी सरकार का हर चीज का एक ही जवाब होता है, हिंदू मुसलमान। हर चीज का एक ही तो जवाब है उनका, लेकिन हिंदू मुसलमान। ये ध्रुवीकरण में तो आप लोग फिर पिछड़ जाते हैं। नहीं, ध्रुवीकरण, अब ये जेनजी आ गए ना, ये नई नस्ल है, इनको नहीं फर्क पड़ रहा है।
ये तो ऐसी ऐसी सुनाते हैं, इन्होंने इतनी शान में कसीदे पढ़े हैं वहां पर कि सुनकर के कानों से धुएं निकलने लगे। जंतर मंतर का जिक्र कर रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है कि ये जो जिंजी जो अभी ये जो आंदोलन हुआ छात्रों के साथ जो पूरे देश भर में हुआ, ये भी एक उत्तर प्रदेश में चुनाव का एक एजेंडा हो सकता है? मैं आपको बताऊं, मेरे पास परसों एक बच्ची आई, उस बच्ची ने एग्जाम दिया, उसने नीट के लिए अपनी OMR शीट के अंदर डाला कि साहब मेरी, उसने बाहर आके क्वेश्चन चेक करे, 5 क्वेश्चन उसके उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसमें 4 क्वेश्चन उसके सही हैं और 1 क्वेश्चन उसका गलत है। अगर उसके 4 क्वेश्चन वो सही होकर के रिवाइव होके आ जाए शीट, तो उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो वो हुआ और वो लगातार चक्कर काट रही है, नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बच्चा मुझे सौरभ मिश्रा मिला था भोपाल में, उसका अगर आप देखो वो सारी चीजों को लेकर के उसने RTI में लेकर के लड़ाई लड़ रहा है और 94% मार्क्स उसके होने चाहिए थे, 92 या 3 रहे उसके, या 96 होने चाहिए, तो कुछ मेरे याद नहीं रहा। और पूरा का पूरा जेन्युइन हर चीज उसकी RTI में। तो ये जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र इन्होंने तबाह कर दिया। हर जगह RSS के लोग बैठे हुए हैं और RSS के लोगों ने कि RSS की चाहत है कि लोग ना पढ़ें, RSS की चाहत है कि लोग शिक्षित ना हो, शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे, तो इसलिए पूरे शिक्षा तंत्र को तबाह कर दो। ये इस और हम अगर लेके जा रहे हैं देश को तो तरक्की कैसे करेंगे? तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि मैं फिर सवाल दोहराऊंगी कि क्या आपको लगता है ये जो मुहिम शुरू हुई है, ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी एक मुद्दा रहेगा? देखिए, ये देश के अंदर मुद्दा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत छोटा है, ये देश में मुद्दा है। देश का छात्र नौजवान अगर परेशान है तो हमारे देश की 65% आबादी आज भी जवान है। हम लोग दुनिया के सबसे युवा देशों में आते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, ये हमारा दुर्भाग्य है। 2014 में जब ट्रांसफॉर्मेशन चाइना से हो रहा था जनरेशन की वजह से, क्योंकि वहां की आबादी 65% बुजुर्ग हो गई थी, बच्चे पैदा नहीं किए उन्होंने, फोर्सफुली उन्होंने परिवार नियोजन कराया था, उसका नुकसान भुगताना पड़ा उनको। तो ये सारा धंधा ट्रांसफर होकर इंडिया आना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज की वजह से सारा वियतनाम चला गया, पूरा वियतनाम चला गया। अब देखिए वियतनाम ने पिछले 10 साल में कितनी तरक्की करी और हम कहां खड़े हैं? हम कहते हैं हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर भारत, बार बार बड़ा अच्छा नारा लगता है आत्मनिर्भर। एक कैप्सूल भी बनाते हो क्या आप? API भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं मेडिसिन के लिए। ये रखे हैं टेलीफोन, ये हम बनाते हैं क्या? हम बनाते हैं, हम सिर्फ इन्हें जोड़ते हैं बैठ करके, असेंबल करके, बस। कहां हम लोग खड़े हुए हैं? आप बता रहे हैं कि विश्व गुरु बन गए। ऐसे विश्व गुरु बनते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 3 दिन तक अमेरिका के अंदर बैठा रहे प्रोटोकॉल के इंतजार में, ऐसे विश्व गुरु होता है क्या? रोनाल्ड रीगन छतरी लेकर चल रहे थे राजीव जी के साथ, वो होता है विश्व गुरु। अमेरिका के प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्लेन के गेट से रिसीव कर रहे थे, वो होता है विश्व गुरु। और जब खाली देश था, जब इंदिरा जी अमेरिका के अंदर थी और निक्सन ने टेलीफोन किया, तो टेलीफोन लेने से मना कर दिया और बिना मिले हिंदुस्तान आ गई और बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना करके जवाब दे दिया कि हम अपने आप में सक्षम हैं। ये थे विश्व गुरु। ये नहीं कि नेतन्याहू की माला पहन ली और अपने जो दोस्त थे सदियों पुराने उनको मरते हुए छोड़ दिया। खामनेई साहब की शहादत पे 1 हफ्ते तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई प्रतिक्रिया ना है, ये विश्व गुरु हैं आप। आपने कई बड़े नेताओं का नाम लिया कांग्रेस पार्टी से, देश के बड़े नेताओं का, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। राहुल गांधी में ऐसा कौन सा एक चीज आप देख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि वो आने वाले वक्त में, क्योंकि कांग्रेस के सभी नेता कहते हैं कि अब आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री, आप मनमोहन सिंह जी को उठा लीजिए, मनमोहन सिंह जी की किताबें ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ाई जाती हैं। हमारे नेताओं को तो आप एक को नहीं सबको उठाइए। राहुल गांधी ने जो त्याग किया है, या जैसे राहुल गांधी जीवन जीते हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे कपड़े पहनते हैं वो। हाँ, उनके कपड़ों पर भी कई बार देखिए ना कैसे कपड़े पहनते हैं।
सादे कपड़े बिल्कुल। एक बार जैकेट पहनी हुई थी, बहुत 2012 की बात है, उतार के उन्होंने वो आपके अंदाज है उनका यूं करके मेरे हाथ में दी, पीछे देखा सारी फटी हुई अंदर से। मैंने प्रियंका जी से पूछा, मैंने मैडम ये कहने लगे ये पापा की जैकेट थी, ये पहने जा रहा है अभी तक। अच्छा, पापा के जूते पहनता रहता है भैया। तो ये राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी का तो कोई मुकाबला नहीं। देखिए राहुल गांधी को अरबों रुपया खर्च किया गया उस इमेज खराब करने के लिए, लेकिन झूठ जो है ना वो छुपता नहीं और सच कभी झुकता नहीं, वो राहुल गांधी है। इमरान, आप कांग्रेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए। नहीं, मैं कभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर गया, बहुत मजबूरी में गया था। और तब भी मैंने कहा था, मैंने तब भी कहा था कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। मेरी और मजबूरी उसी थी। पार्टी में गए जिस पार्टी के लिए आप अभी कह रहे हैं कि अभी आप उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी पड़ेगी। नहीं करना पड़ सकता। 22 में अगर मान लेते तो सरकार ना बनाते हैं। 22 में सरकार बनती इनकी, मतलब अपनी गलतियों की वजह से हाँ, नहीं। और क्या, 22 मानते तो सरकार बनती। मैं कब मना कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी प्रियंका जी, राहुल जी, कांग्रेस मेरे तो रोम रोम में बसी हुई है। मजबूरियां थी, मुझे उठा करके धक्का दे के फेंक दिया था। अब दोबारा तो ऐसा नहीं होगा। मैं तो कह दिया, मैं अपने लोगों से भी कह दिया, भैया मैं कब्र में जाऊंगा, बस रहने देना, बस बहुत हो गया, मेरे बस का नहीं है कि तुमने मेरे फुटबॉल। क्या बात करते हैं, आपका पूरा परिवार राजनीति में है। हाँ। आप अपने ही भाई के खिलाफ चुनाव लड़े हुए हैं, अपने ही सगे भाई के खिलाफ चुनाव लड़े हुए हैं। अगर इमरान मसूद राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? एक निजी सवाल आपसे। देखिए, अगर मैं राजनीति में होता तो मैं कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहा होता। अच्छा, बिजनेस में होते कुछ ना कुछ कर रहा होता, कुछ भी। क्या मतलब पारिवारिक ऐसा आपका घर का माहौल ऐसा था इसलिए आप आ गए? कोई मजबूरी थी या अपनी इच्छा थी आपकी? देखिए, चाचा मेरे एमपी थे, 40 साल एमपी रहे वो, 9 टर्म एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। पापा सारा काम, चेयरमैन थे पापा मेरे, वो वहाँ पर देखते थे। और दोनों भाइयों में बाप बेटे जैसा मोहब्बत थी। पापा बड़े थे, वो बहुत छोटे थे। ऑल ऑफ सडन पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ हुई, मैं लखनऊ था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे घर आना पड़ा। बस सवार हो गए कंधे पर। 20 साल की उम्र में अब आँख खुली तो हमें पता चला 55 साल के हो गए, एमपी बन गए। तो जवानी कहाँ गई पता ही नहीं चला, क्योंकि ज़िंदगी संघर्ष में बीत गई पूरी। पूरा संघर्ष करना पड़ा लगातार पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स बहुत आसान काम नहीं है, बहुत टफ जॉब है। मैं आने वाली जो नस्ल है उनको भी बताता हूँ कि आपको पॉलिटिक्स में अगर आना है तो फिर आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। नेता का दिल छोटा नहीं होता, नेता का दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। त्याग की भावना होनी चाहिए, संयम होना चाहिए। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर पॉलिटिक्स में आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्या हार कर जीतने वाले का नाम ही पॉलिटिशियन होता है। हार 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 आदमी को तोड़ देती है। अगर आप में हौसला है कि आप इसे बर्दाश्त कर सकते हो तो पॉलिटिक्स में आने को सोचिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, इसके बिना नहीं होगा। आपको लगता है कई बार कि गलती कर दी राजनीति में आकर, या जो संघर्ष रहा वो कहीं ना कहीं आपको निखारने का भी काम किया, जिस तरह के संघर्ष की? देखिए, गलती तो नहीं करिएगा, क्योंकि मैं रहा, मेरा घराना पॉलिटिकल है, दादा मेले रहे। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, मेरे यहाँ सन 1923 से आज मेरे 103 साल हो गए। 1923 से हुक्के की आग, हुक्का समझते हैं? हाँ, मैंने कई बार आपको देखा है आपके। मेरे यहाँ हुक्के की आग 1923 से आज तक ऐसे जल रही है जैसे अमर जवान ज्योति जलती है। अच्छा, आज तक नहीं बुझी। वो किसी का इंतकाल हो जाए, कुछ भी हो जाए हमारे घर में, लेकिन वो हुक्के रखे हुए हैं। और हमारे दादा उसे वसीयत कर दी थी कि अपनी बैठक बोलते हैं उसे, अपनी बैठक पे हुक्का मत बंद कर देना। अच्छा, क्योंकि ये समाज को जोड़ने वाली चीज़ है। और वो वहाँ तंबाकू एक जगह रखा हुआ है, एक जगह उपले समझते हैं, काऊ डंग से बनते हैं वो उपले रखे हुए हैं। वो उपले जलते रहते हैं, बस लोग आते हैं अपना आप ही, कोई हमारा वहाँ एम्प्लॉय काम करने वाला है नहीं है, वो अपना आप निकालेंगे, हुक्का भरेंगे और चले जाएंगे। हाँ, वो सब हाँ, वो चलता रहे।
तो हम उस कल्चर के अंदर पले बढ़े, तो जहाँ नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सब एक जगह बैठ करके। हुक्का वैसे कुछ नहीं होता, हुक्के से होता है कि जब आप बैठते हो तो एक जुड़ाव हो, कम्युनिकेशन, और वो होता है। और आज भी हमारे यहाँ रात को 9 बजे के बाद, मेरे घर जो है कस्बे में, 9 बजे के बाद बैठक बोलते हैं हमारे यहाँ, वो सब शहर के चारों तरफ से लोग आ जाएंगे और 11 साढ़े 11 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे। पूरे शहर की चर्चा, राजनीति की चर्चा यही होती रहती। तो बचपन से जब आप एक चीज़ के अंदर घुड़ते हो, फिर आपको वही चीज़ दिखाई देती है। हमारे साथ तो ये रहा। संतुष्ट है मतलब? हाँ बिल्कुल, एकदम। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि राजनीति में अब ये चीज नहीं पाया, मतलब ये एक चीज अधूरी रह गई? मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला है। MP MLA बनना, बहुत लोग बनते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करना ये बहुत कम लोगों को हासिल होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि सहारनपुर के लोग मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और आप मेरे साथ अगर सहारनपुर चले, मैं आपको साइकिल पे भी चलता हुआ दिखाई दे जाऊंगा, पैदल भी चला जाऊंगा, कोई भी हाथ रोक लेगा, मुझे लड़ लेगा मेरे साथ लड़ाई भी बहुत होती है। अभी देहरादून जब मैं जा रही थी तो देखा मैंने वो एक तस्वीर आपके साथ, इतनी सारी गाड़ियां, लोग वहाँ NH पर आपसे मिल रहे थे, बोल रहे थे चाय पिलाइए हमें, तो वो हमने देखा है। तो ये मेरा है कि मैं सड़क का आदमी, मैं बिल्कुल रोड का आदमी हूँ। मुझे कोई भी, मेरी USP है कि मैं रात को 2 बजे भी कोई मुझे उठाएगा तो मेरा कोई नौकर दरवाज़ा नहीं खोलेगा, मैं उठ कर आऊँगा, हाँ भाई क्या बात है बताओ। और ये बात लोगों को यकीन है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इमरान वहाँ खड़ा होगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, ये कनेक्शन होना चाहिए नेता का अपनी जनता के साथ, अपने वोटर के साथ, आपको जो चाहते हैं उसके साथ। कई बार जब कांग्रेस पार्टी से कई नेता छोड़कर गए तो वो यही आरोप लगाकर गए कि राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं है। आपको लगता है कि उनको सिर्फ जाना? मैं भी तो पार्टी छोड़कर गया था, मैंने कोई आरोप लगाया क्या? देखिए, ये कमजोरी की बात है क्या आप आरोप लगा के चले जाएं। जो छोड़ के गया उन्हें क्या क्या दिया पार्टी ने, उनको कहां से कहां लेके गई पार्टी, और आज कहां खड़े हो गए वो। या तो पहली कतार में बैठते थे, पीछे भी कुर्सी नहीं मिलती उनको, या पहली कतार में बैठते थे। कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं थी? नहीं, कोई गलती नहीं थी। कमजोरी के अंदर जो भागता है वो बहादुर नहीं होता। एक मैं फिर पार्लियामेंट की तरफ आपको ले जाऊंगी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है, अब उस पर कानून बन गए हैं, सजा का प्रावधान हो गया है कि अगर आप गाने से इनकार करते हैं, गाने से, सम्मान से, हाँ सम्मान से, या कोई डिस्टर्बेंस करते, जब ये गीत चल रहा हो कोई डिस्टर्बेंस करते हैं, 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। राज्यसभा लोकसभा दोनों में ही ये जो संशोधन है ये पास हो गया है। सवाल ये कि क्या इमरान मसूद को वंदे मातरम से कोई आपत्ति है? क्या वो गीत गाने से कोई आपत्ति है? क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा, नहीं मैं सवाल पूरा करूंगी, क्योंकि ये एक बनाया जा रहा है। क्योंकि ओवैसी उन्होंने एक बयान दिया कि जब आप जनगण मन गाते हैं तो आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप वंदे मातरम कहते हैं तो आप उसमें ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? नहीं कैसे नहीं। देखिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं आपसे तो नहीं कह सकता कि आप नमाज पढ़ो, लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो आप मेरी नमाज की, मेरी इबादत की सम्मान करो। मैं मंदिर जाता हूं, आरती हो रही है, मैं तो आरती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आरती के सम्मान में आपके साथ खड़ा हूं, तो ये शब्दों का फेर है। तो फिर तो इस पे कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं है। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा। आप वंदे मातरम जिसे पढ़ना है पढ़ता रहे, हम खड़े होकर के सम्मान के अंदर खड़े रहेंगे। मतलब आप नहीं गाएंगे? नहीं, मैं कैसे गा सकता हूँ? देखिए, मुझे अल्लाह के अलावा कहीं सजदा नहीं कर सकता, मैं कैसे गा सकता हूँ? उसमें तो सीधे सीधे सजदा है, अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज़ नहीं है। तो लेकिन राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान होगा, और सम्मान के अंदर पूरी सम्मान करेंगे, हर तरह से सम्मान करेंगे। हमारे तो हर अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम गाया जाता है। कोई अधिवेशन ऐसा ही नहीं 1902 से लेकर अब तक, जिसमें 4 से लेकर कि जिसमें ये ना गाया गया हो। जो लोग आज वंदे मातरम से प्रेम दिखा रहे हैं, जब लाठी लगती थी वंदे मातरम गाने पे तब ये भाग जाते थे, नहीं गाते थे। ये तो आप हाफ पैंट पहन करके दौड़ते थे। तो ये अभी लाने का क्या था, क्या लगता है? अपनी नाकामियों को छिपाने का एक अंदाज है इनका। अब ये
लेकिन ये इतनी चीजें कर चुके हैं कि अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जब आपको लगता है कि इसके सम्मान को लेकर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज कोई नेता या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, तो फिर डिस्कशन में क्यों कौन कर रहा है डिस्कशन? या तो आप कर रहे हैं डिस्कशन, या पार्लियामेंट कर रही है डिस्कशन, पत्रकार डिस्कशन करते हैं, हमें कौन सी दिक्कत है? पार्लियामेंट में डिस्कशन में सांसद क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे? कहाँ? राज्यसभा में हम तो कह रहे थे आप आइए ना, पहले होम मिनिस्टर पहले जवाब दीजिए ना, पहले बच्चों पे गोली क्यों चलाई है बताइए, डाइवर्ट मत करिए, पहले बच्चों पे गोली क्यों चलाई है बताइए। अब आप प्रेस ये डाइवर्जन है और क्या बीच में आप एक बात बताइए, आपने ये लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी पुलिस वालों से, क्यों करा रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये कौन सी परंपरा डाल रहे हो आप? ये कौन सी परंपरा डल रही है? ओवैसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उन्होंने खुला ऑफर दिया, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ बिहार में भी हम आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार थे, हम उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में भी आपके साथ गठबंधन करने को तैयार है। आपको लगता है ओवैसी जैसी पार्टी, जिसको कांग्रेस हमेशा कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, उसके साथ समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन ओवैसी साहब को इतना समझना चाहिए कि सरकार अगर नहीं बनती तो पिटाई मुसलमान की होती है। मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान, ये सब हमारे टूटते हैं। आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, तो फिर आप इस तरह कर करके कोई भी रास्ता ऐसा मत चुनिए जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो आप लोग अपने साथ ले लीजिए उनको। मैंने बता दिया ना, हमारी बहुत क्लियर लाइन है। सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म का झंडा उठाएं तो हम सब साथ हैं। नहीं साथ है तो आप कह रहे हैं कि भाई आप फिर इस लड़ाई में आप आइए ही मत, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो देखिए, मैं तो ओवैसी साहब का बहुत सम्मान करता हूं, उनको वो हमेशा बात करता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे याद है एक संसद सत्र के दौरान ही एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, और उसमें आप और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बात कर रहे थे। उस समय भी ओवैसी जी का ही जिक्र आया था कि इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो तो हैदराबाद के लिए कह रहे थे, कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश के लिए था वो। उन्होंने नहीं, वो तो ये हैदराबाद के लिए कह रहे थे और कुछ नहीं था। नहीं, मुस्कुराए नहीं, बताइए कि नहीं, वो कुछ हिडन चीजें थी। वो हैदराबाद की बात कर रहे थे, वो मजाक की बात थी, वो कोई सीरियस बात नहीं थी। अच्छा। और अभी जो मकर द्वार पर जो बात हुई, प्रियंका गांधी को कल्याण बनर्जी कह रहे थे कि ममता भी तो कांग्रेस थी, आप लोगों ने भगा दिया। बहुत वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हाँ। नहीं, वो ऐसे तो, भी जो भी क्षेत्रीय पार्टी है वो कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टी है। देखिए, मैं एक बात बता, ममता दीदी को तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके लिए ये कहूँ, लेकिन एक छोटे भाई की हैसियत से सलाह दूंगा कि ममता जी वापस आइए। ममता जी एक स्ट्रांग लीडर है, और जिस तरह से उनके पीठ में छुरा लोगों ने घोंपा है और जो गद्दारी लोग उनके साथ करके गए, मैं एक बात आपके चैनल पर साफ कह रहा हूँ, आज लिख लीजिएगा, उनमें से एक भी वापस नहीं आएगा कभी सदन में। ममता जी तो बाउंस बैक करेंगी, 100% करेंगी, और बहुत ताकत के साथ करेंगी, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ आकर के बाउंस बैक करेंगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक संघर्षशील नेता पार्टी के अंदर दिखाई देगी। आपको लगता है कि क्योंकि ये जब तोड़फोड़ चल रही थी टीएमसी के अंदर, तो एक ये बात आई थी, अगर ममता जी कांग्रेस में होती तो ये तोड़फोड़ नहीं हो सकती थी। क्यों? कांग्रेस से भी तो नेता चले गए। ये तोड़फोड़ नहीं हो सकती थी, मतलब इस लेवल पे तोड़फोड़ नहीं, ये तोड़फोड़ हो ही नहीं सकती थी अगर ममता जी साथ होती। टारगेट करके ममता जी को, ठाकरे साहब को, ये इन्होंने टारगेट करके पार्टी चोर है। चंदा चोर ही नहीं है, पार्टी चोर भी हैं। पार्टी चुरा ली, पूरी पार्टी ले गए। अब नीतीश कुमार को बेचारे को पता ही नहीं है कि पूरी पार्टी नीचे से लल्लन सिंह निकाल के ले गए तुम्हारी। अभी दिखते हैं संसद बस, अब में। तो बैठे हैं, उन्हें कुछ बेचारों को पता ही नहीं है। एक दिन लोकसभा में आ गए थे, उन्हें कुछ पता नहीं है। अच्छा, एक दिन लोकसभा में आ गए? लोकसभा में आ गए थे, बाहर खड़े थे ये। उत्तर प्रदेश, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे ही खत्म करूंगी। आपके दिल के करीब है, आपकी राजनीति, आपका पूरा जीवन उत्तर प्रदेश। आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो बहुत हावी रहेंगे और उससे आप लोगों का कमबैक हो सकता है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में नफरत बहुत बड़े पैमाने पर फैला दी गई, और अब नफरत से लोग उब रहे हैं।
और उस नफरत की लड़ाई के अंदर राहुल गांधी नंबर 1। चंदा चोरी मुद्दा होगा चुनावी? देखिए, चंदा चोरी अकेला मुद्दा नहीं है। फिर वही मैं एक बात कहूँगा कि चंदा चोरी लोगों के सामने आ चुका, एक्सपोज हो चुका, लेकिन सपा उसको लगातार मुद्दा बना रही है। यही तो, फिर मेरी बात गलत ले जाएंगे। नहीं बताइए। ये टाइम उस मुद्दे का ही नहीं। अब एक बात बताइए, सरकार, आप मुद्दा बना रहे हो, सरकार से क्या चाहिए आपको? कह रहे एसआईटी, एक सेकंड, एसआईटी ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एसआईटी के लिए। कह रहे एसआईटी की जो भी चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। एसआईटी बनाई ना, तो पब्लिक डोमेन में एक दिन में आ जाएगी क्या? आप, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, उसकी रिपोर्ट आएगी तब बात करेंगे। अभी आप छात्रों के मुद्दे से हटने की कोशिश ना करो। मेरी सलाह है सबको, ये छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है देश में इस वक्त। तो आप क्या, जो आप इशारों में कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, एक बार थोड़ा सा क्लियर हम लोग दर्शकों को भी करें कि क्या यानी समाजवादी पार्टी ये जानबूझ के कर रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सलाह है कि अभी ये इसके अंदर जो हमारा प्रदर्शन है, एक बार हो गया, ठीक है, 2 बार भी कर लिया आपने, ठीक है, अब बंद करिए। अब ये चंदा चोरी का मामले में सब एक्सपोज हो गई बीजेपी, सबको पता है कि चंदा चोर कौन है, कहाँ है, किस तरह से है। तो अभी ये इस विषय हटा करके हमारा फोकस जो है छात्रों के ऊपर रखे। छात्रों का विषय सबसे बड़ा है, छात्रों का विषय। और उत्तर प्रदेश में और कौन सा विषय? नहीं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो देखिए, किसान तबाह हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? रोजगार है नहीं। हालात कहाँ है उत्तर प्रदेश के? आप हालात तो देखिए, कहाँ खड़ा कर दिया प्रदेश को ला करके। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बेबाकी से आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत समय दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद।